स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व, जिसको हम आईएफआर बोल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो रिज़र्व होता है वो किस लिए आप लोग क्रिएट करते हो कि इन केस फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कहीं पे भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो कई बार कुछ कुछ केसेस में आपकी जो इन्वेस्टमेंट जो भी आपने कर रखी है उसकी मार्केट वैल्यू कई बार डिक्रीज़ हो जाती है, तो इट विल बी लॉस फॉर यू, है ना। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को मेक किया जाता है आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि इसको क्रिएट किया जाता है आउट ऑफ प्रॉफिट कि इन केस अगर फॉल हो जाएगी, क्या फॉल हो जाएगी, मार्केट वैल्यू। इन केस अगर मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की फॉल होती है तो इसके लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन मतलब उतार चढ़ाव, तो इसके लिए हम लोग रिजर्व को एक्चुअल में क्रिएट करते हैं। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन जो रिजर्व था दैट इज़ फॉर द वर्कर्स, सेम इसी तरीके से दिस रिजर्व हैज़ बीन क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट so as to compensate the fall in the value, fall in the market value of the investment. Is that clear everyone? Is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट था उसी तरीके से जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट, कनिष्का आप अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए, सिर्फ आप ओके। तो जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जो रिजर्व है, व्हाट आई वाज टेलिंग, तो जिस तरीके से वर्कमैन कंपनसेशन जो रिज़र्व है उसके अलग अलग टाइप्स थे जो कि इम्पॉर्टेंट हैं फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व के भी कुछ कुछ अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं। तो देख लेते हैं कि किस सिचुएशन में हमें क्या क्या करना है। सबसे पहली सिचुएशन है कि इन केस अगर क्वेश्चन में आपको, लेट अस टेक एन इलस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू दैट। पी क्यू आर आपके पास जो हैं वो पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:2:1। दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली विद द इफेक्ट फ्रॉम द 1 April 2021। Following is the extract of the balance sheet as at 31st March 2021। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपको 30,000 दे रखा है, रिजर्व दे रखा है आपको 30,000 का, ऑल्दो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपकी 5 लाख रुपीज़ है, ठीक है। तो पहला केस जो है वो ये है कि व्हेन देयर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो पहले केस में क्या है, व्हेन देयर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन। इस केस में क्या होता है, इन केस अगर क्वेश्चन में आपको आईएफआर गिवन है दैट इज़ 30,000 और इन केस क्वेश्चन में आपको इन्वेस्टमेंट गिवन है दैट इज़ 5 लाख, ठीक है। तो आईएफआर आपको गिवन है 30,000, इन्वेस्टमेंट आपको गिवन है 5 लाख रुपीज़, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी इन्वेस्टमेंट के बारे में तो आप पता लगा ही नहीं सकते कि आपकी वैल्यू इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है, ठीक है। तो ऐसे केस में सिंपली वैसे ही करना है जैसे आपको सिखाया गया है कि आप यहाँ पे लिखें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, आप पूरा लिखेंगे, अकाउंट डेबिट, कितने का रिजर्व है आपका 30,000 का, ठीक है। और उसको आप बांट दें पी में, क्यू में और आर में, यानी कि पीस कैपिटल, क्यूज कैपिटल, आर्स कैपिटल। जब कुछ भी नहीं दे रखा होता तो सिंपली रिजर्व को बस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। और जो ओल्ड रेशो है वो क्वेश्चन में गिवन है दैट इज़ 3:2:1, ठीक है। तो अब हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 30,000 को, किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3:2:1, यानी कि 3/6, 2/6, 1/6, ये आप देख सकते हैं 3/6, 2/6, 1/6, ठीक है। क्लियर है ये बात। तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 6 5 से 15,000, 10,000, 5,000 कर लेंगे आप लोग। क्लियर है ये बात।
जब भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी होती तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को सिंपली बस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में. इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. ठीक है, चलिए Yes, नेक्स्ट. Yes, ma'am. नेक्स्ट केस है, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5 लाख रुपीज़. ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है अगर आपकी मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट की अगर वो 5 लाख रुपीज़ है तो क्या करेंगे. देखते हैं, इन्वेस्टमेंट जो है वो भी आपकी 5 लाख रुपीज़ है और मार्केट वैल्यू भी आपकी 5 लाख रुपीज़ है. ठीक है, तो यानी कि फॉल तो हुई नहीं वैल्यू, पहले भी 5 लाख थी अभी भी 5 लाख है, तो यानी कि फॉल तो हुई नहीं है. जब फॉल हुई ही नहीं है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कोई अमाउंट तो रिड्यूस होगी नहीं. तो ऐसे केस में सेम वही चीज़ आएगी, जो ऊपर वाली एंट्री हमने करी है सेम एंट्री हम लोग यहाँ पे कर देंगे, क्योंकि कोई डिडक्शन हुआ ही नहीं है. तो जितना पहले रिजर्व में था उतना ही अभी भी रिजर्व में है, कोई रिड्यूस नहीं हुआ है, इसलिए सिंपली हम लोग रिजर्व की अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है. थर्ड केस में क्वेश्चन में दे रखा है, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5 लाख रुपीज़. नहीं सॉरी, थर्ड है, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,88,000. नाउ इज द पॉइंट. अब पॉइंट आता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो 5 लाख की है लेकिन मार्केट वैल्यू तो उसकी कम हो गई, तो पहले देख लेते हैं कितनी कम हुई है. ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट पहले थी 5 लाख बुक वैल्यू, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू अब 4,88,000 हो चुकी है. तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कितनी रिड्यूस्ड हुई है. तो 5 लाख में से 4,88,000 माइनस करेंगे तो ये आएगा 12,000, यानी कि इतने से रिड्यूस्ड हुई है. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको पूरा लिखना है. तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30,000 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 30,000, जिसमें से इन्वेस्टमेंट जो है वो रिड्यूस हो चुकी है कितने से, अभी अभी हमने निकाला, कितने से रिड्यूस्ड हुई है एवरीवन? कितने से रिड्यूस्ड हुई है? 12,000. 12,000 से. तो यहाँ पे लिखेंगे 12,000. अब देख लेते हैं बैलेंसिंग फिगर कितना आता है. 30,000 में से 12,000 गए तो बैलेंस आया आपका 18,000. कितना बैलेंस है बचे? 18,000. अब जो बैलेंस आएगा उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पी क्यू आर में. तो 2 पीस कैपिटल, क्यूज कैपिटल, आर्स कैपिटल, ओल्ड रेशो में ही करेंगे. तो इस 18,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. आई होप आपको क्लियर हो रही होंगी चीज़ें. किस रेशो में? अगेन वही 3/6, 2/6, 1/6. तो 3/6, 2/6, 1/6. तो ये आएगा आपका 9,000, 6,000, 3,000. इज दैट क्लियर एवरीवन? सभी को क्लियर हो गया कैसे करना है? पहले देखो कितने से रिड्यूस्ड हुई है इन्वेस्टमेंट, तो IFR लिख करके जितने से कम हुई है वो लिख दीजिए. 5 लाख में से 4,88,000 गया, 12,000. जो भी अब बैलेंस आएगा 30 - 12, 18,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे आगे 3:2:1 में. कोई प्रॉब्लम एवरीवन? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. थर्ड पॉइंट हो गया है. फोर्थ पॉइंट पे सॉरी नेक्स्ट आ जाता है, इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 4,46,000. नेक्स्ट केस आ जाता है जब आपकी मार्केट वैल्यू जो है वो 4,40,000 हो जाती है. तो चलिए देख लेते हैं. देखिए बुक वैल्यू 5 लाख थी,
मार्केट वैल्यू हो चुकी है 4,46,000 रुपीज़। जैसे हमने वहाँ पे किया था 5 लाख माइनस 4,88,000, उसी तरीके से 5 लाख माइनस 4,46,000 कर रहे हैं। $54,000 आएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। स्पेस यहाँ पे करते हैं। चलिए, तो अब हमें क्या करना है? अगेन वही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, और जो रिजर्व है वो क्वेश्चन में दे रखा है ऑलरेडी 30,000 का, लेकिन यहाँ पे भी हमने यही किया था। देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट में अमाउंट कितनी आई थी? ये जो हमने 5 लाख में से 4,88,000 जो डिडक्ट किया था उसके बाद जो आई थी। तो सेम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डेबिट करके टू इन्वेस्टमेंट में देख लेते हैं, जो भी डिडक्ट करके आएगा वो आएगा आपका। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, और कितना आएगा इन्वेस्टमेंट? वही अभी अभी जो मैंने आपको बताया, दैट इज़ हमने निकाला है जस्ट अभी, दैट इज़ 54,000 रुपीज़। कैसे आया था वो भी बता दिया आपको कि 5 लाख की आपकी इन्वेस्टमेंट थी। ठीक है, और ऑल्दो अब हो चुकी है आपकी वैल्यू 4,46,000। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? क्लियर हो गई एवरीवन? यस मैम। ठीक है, यस मैम। ठीक है। अब देखिए, कल भी मैंने आपको बताया था कि बैलेंसिंग फिगर को किससे फिल करेंगे। कल भी एक नाम बताया था, मैंने कहा था बैलेंसिंग फिगर के लिए एक अकाउंट ओपन होता है, जिस अकाउंट का क्या नाम होता है? क्या नाम होता है उस अकाउंट का? रिवैल्यूएशन। वेरी नाइस, रीवैल्यूएशन अकाउंट। अकाउंट का नाम होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो सॉरी, यहाँ पे 2 नहीं आएगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग यहाँ पे डेबिट करेंगे, और 30 में मैं कितना ऐड करूँगी 54 आए? 24,000। ठीक है, तो यानी कि जो बैलेंसिंग फिगर है उसके लिए हम लोग एक अकाउंट ओपन करेंगे, दैट इज़ रीवैल्यूएशन अकाउंट, उसको डेबिट करेंगे। 54,000 राइट हैंड साइड पे है, तो यहाँ पे 30 + 24 होगा। ठीक है, अगेन जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है, इसके इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं इसको क्या करूँगी? क्रेडिट करूँगी, जैसे कि मैंने कल करवाया था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? टू रीवैल्यूएशन अकाउंट को यहाँ पे डेबिट था तो यहाँ पे क्रेडिट कर दिया 24,000 से। ठीक है, 24,000 से डेबिट था तो 24,000 से क्रेडिट कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? पीस कैपिटल, क्यूज कैपिटल, आर्स कैपिटल, ये कर देंगे। अगेन 24,000 है, तो 24,000 को हम लोग ब्रेक कर देंगे 3/6, 2/6, 1/6। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 6 4 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 एंड 4। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी चीज़ें। सभी को समझ में आ गया एवरीवन? यस मैम। पक्का सभी को क्लियर है, बॉयज गर्ल्स? ओके देन, लास्ट केस, if the market value of investment is 5,06,000। अब तक तो हमने जो थर्ड और फोर्थ पॉइंट देखे तो उसमें मार्केट वैल्यू गिर ही रही थी। 5 लाख से कभी 4,88,000 हो रही थी, तो कभी 5 लाख से 4,46,000 हो रही थी। तो केस नंबर थर्ड और फोर्थ में वैल्यू रिड्यूस हो रही है। ठीक है, लेकिन ये जो फिफ्थ केस आया है उसमें आपकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो देख लेते हैं कि क्या करना है इस केस में। तो इन्वेस्टमेंट जो IFR है दैट इज़ 30,000।
जो इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है वो आपकी 5 लाख है, ऑल्दो अब जो उसकी मार्केट वैल्यू हो गई है वो आपकी 5,06,000 रुपीज़ हो गई है, ठीक है, यानी कि इंक्रीज़ हुई है। ऐसे केस में क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गई है। पहली बात तो मैंने बोला था कि IFR तब रिड्यूस होगा जब मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी, यही बात बताई थी मैंने आपको। अब जैसे इस केस में भी देखो IFR यूज़ हो गया क्योंकि मार्केट वैल्यू रिड्यूस हो गई, लेकिन इसमें तो रिड्यूस हुई नहीं। तो जब रिड्यूस हुई नहीं तो सारा का सारा IFR का पैसा बिना कम हुए ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में। तो यहाँ पे हम करेंगे सेम वही जो पहले फर्स्ट और सेकेंड एंट्री में हमने किया था, सेम अमाउंट लिखेंगे। लेट मी सी फ्रॉम देयर इटसेल्फ 15, 10, 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे 15, 10, 5, ठीक है। चलिए ठीक है, क्योंकि केस इंक्रीज का है तो हम लोग सबसे पहले IFR को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। क्लियर है ये बात एवरीवन? इज दैट क्लियर? यस मैम। लेकिन इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है तो वो तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन आप लोग मुझे पहले ये बात बताइए कि इन्वेस्टमेंट हमारी असेट है या लायबिलिटी? मैम असेट। वेरी नाइस, इन्वेस्टमेंट हमारी असेट है। अच्छा, अगर इन्वेस्टमेंट हमारी असेट्स है और इन केस हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है, ठीक है, 5 लाख से 5,06,000 हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो बैलेंस कौन सा आएगा, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। वेरी नाइस, क्योंकि मैंने आपको बोला था असेट्स जब भी इंक्रीज होती है तो डेबिट बैलेंस यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट 5 लाख से 5,06,000 हो रहा है, तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज हो रही है तो हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। कितने से इंक्रीज हो रही है एवरीवन? 6,000 से इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6,000। लेकिन इसके नेट एडिशन के लिए कोई ना कोई अकाउंट तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा ताकि इस एडिशन को हम लोग शो कर सकें। तो अगेन उसके लिए हम लोग वेरी नाइस, उसके लिए अकाउंट जो हम लोग क्रिएट करेंगे उसका नाम होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर हो गई ये बात? तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगेन इसके नेट इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, जैसे यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट था तो नेक्स्ट में मैंने क्रेडिट किया है, तो यहाँ पे क्रेडिट है तो मैं न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करूँगी, डेबिट। वेरी नाइस, डेबिट करेंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग यहाँ पे डेबिट करेंगे। अगेन टू पीस कैपिटल, क्यूज कैपिटल एंड आर्स कैपिटल, ये कर लेंगे, ठीक है। अब कितने से क्रेडिट किया है, 6 से, तो डेबिट भी 6,000 से करेंगे। तो 6,000 जो है आपका आएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वही 3:6, 2/6 एंड 1/6। तो 661 ये आ गया 3,000, 2,000, 1,000। चलिए क्वेश्चन कंप्लीट। अब बताइए कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। सभी को समझ में आ नो गया? मैम। एवरीवन? यस मैम। ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में WCR और IFR वाला, आपको बस चेंज करके दे देंगे केसेस, तो इस तरीके से एक्चुअल में ये करना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सभी को। शैल वी प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक? यस मैम। चलिए, नेक्स्ट IFR हो गया, WCR हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज when the reserve and accumulated profit and losses are to be transferred to the capital account, ठीक है। in case are not to be transferred to the capital account, बेटा अब तक हम लोग IFR
या प्रॉफिट या WCR या IFR, इन सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे कैपिटल अकाउंट में, तभी तो हम लोग ये सब एंट्री कर रहे थे IFR2 कैपिटल अकाउंट, है ना। वो हम लोग ये वाली एंट्री क्यों कर रहे थे, क्योंकि हम लोग पैसे को ट्रांसफ़र कर रहे थे उनके कैपिटल अकाउंट में। अब ये बोल रहे हैं कि इन केस अगर ना करें तो नॉट टू बी ट्रांसफ़र, अगर हम लोग ना करें तो क्या होगा, तो देख लेते हैं। In case of the change in the profit sharing ratio, there are reserve or accumulated profits appearing in the balance sheet। ठीक है, अब रिजर्व्स तो होंगे, प्रॉफिट्स तो होंगे बैलेंस शीट में। ठीक है, ऐसे केस में पार्टनर्स डिसाइडेड टू लीव द रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड। इट विल बी नेसेसरी, इन केस अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इट विल बी नेसेसरी, वो कह रहे हैं आपको नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना, मत करो, लेकिन कोई ना कोई तो एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। ठीक है, और वो एडजस्टमेंट एंट्री हमें पास करने के लिए कुछ ऐसा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ताकि हम लोग गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो के अकॉर्डिंगली कंपनसेट कर पाएँ हर एक चीज़ को। ठीक है, अब वो कैसे करना है वो आपको क्वेश्चन से ही पता लगेगा। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि A and B आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 4:3। 31 मार्च को बैलेंस शीट शोड ए जनरल रिजर्व ऑफ 35,000, कि जनरल रिजर्व में 35,000 पड़े थे। ऑन दैट डेट दे डिसाइडेड टू एडमिट सेवक एज ए न्यू पार्टनर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2 है। आपको जर्नल एंट्री करनी है। एक बार पहले सर्कमस्टांस है, पहला केस है जब आपको ट्रांसफ़र करना है कैपिटल अकाउंट में, दूसरा जब आपको ट्रांसफ़र नहीं करना और आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो जब आपको ट्रांसफ़र करना है फिर तो मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या करना है, कि आप जनरल रिज़र्व को डेबिट करें 35,000 से और उसको A और B में डिस्ट्रीब्यूट कर दें 4/7 3/7 में। ठीक है, तो सिंपल है कि जनरल रिज़र्व आप लिखें कि 35,000 है और 35,000 को ओल्ड रेशो में, यानी कि ओल्ड रेशो है 4/3 यानी कि 4/7, 4:3 का मतलब यही है 4 + 3 7, यानी कि 3/7 में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, जो कि हम लोग अब तक करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो सेकंड वाला केस है उसमें भी कुछ नहीं करना, सिंपल है। जब आपको ट्रांसफ़र नहीं करना होता तो बस आप ये देख लें कि ओल्ड रेशो 4:3 है और जो न्यू रेशो है वो 5:3:2 है। ठीक है, इसकी हेल्प से एक तो आप गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकाल लें। ओल्ड रेशो 4:3 है, न्यू रेशो 5:3:7 है। इसका A का है और B का है और सेवक का है, तो इसका लिखेंगे 4/7, इसका लिखेंगे 3/7। ठीक है, तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, न्यू रेशो कितना है A का 5:3 + 8 + 2 10, तो यानी कि 5/10। B का लिखेंगे 3/10। ठीक है, तो इसमें जो आ रही अमाउंट इसका एलसीएम वगैरह लेकर के निकालेंगे तो आंसर 40 - 35 5/70 आ रहा है सेक्रीफाइसिंग। बी का भी सेक्रीफाइसिंग आ रहा है क्योंकि 30 - 21 पॉजिटिव है तो सेक्रीफाइस है। नेक्स्ट केस में सेवक का जो है दैट इज़ 2/10। ठीक है, क्योंकि सभी के आंसर के नीचे 70 है तो 10 को हमें 70 बनाने के लिए तो 10 7 ज़ा 70 हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14, सिंपल नॉर्मल एलसीएम है तो 14/70 आ गया। ठीक है, लेकिन आंसर ये गेन कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि सेवक नया आ रहा है तो गेन कर रहा है। बस आपको कुछ नहीं करना, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग ऑलरेडी कल बताया था तो वही करना है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। सेवक गेन कर रहा है टू A टू B, यानी कि सेवक जब नया आ रहा है उसकी वजह से A और B को अपने हिस्सा देना पड़ रहा है, सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, तो लिखेंगे सेवक्स कैपिटल टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल। जनरल जो रिज़र्व है वो आपका 35,000 का था, तो 35,000 का 5/70 9/70 14/70 निकाल दीजिए, तो 35,000 का सेवक का 14/70 और A का 5/70, B का 9/70, तो सेवक टू A टू B कर लेंगे एवरीवन। यस मैम। सभी को क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट केस में भी ऐसे ही करना है, ये आप कर लीजिएगा, वही है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाला। नेक्स्ट केस में भी यही है, बस इसमें एक चीज़ नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बस वही करना है कि आप एक साथ ले लें। जैसे जनरल रिज़र्व है आप उसको ले लें, प्रॉफिट है उसको ले लें, एडवर्टीज़मेंट सस्पेंस तो लॉस है उसको माइनस कर दें,
तो इन दोनों को प्लस करें, 60 को 15,000 को माइनस करके 45,000 आ जाएगा। तो वही गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग निकालें कि कौन कौन गेन कर रहा है, कौन कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। तो वही गेनिंग टू सेक्रीफाइस कर दें और 45,000 रुपीज़ का एक बार 2/9 कर दें, एक बार 2/9 कर दें। बस सिंपल सा है, कर लेंगे एवरीवन। Yes, ma'am. सभी लोग ठीक है। चलिए, अब आपका होमवर्क है कि आप लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 34 तक कर लेंगे। सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी से हैं। क्वेश्चन कल मैंने आपको कहाँ तक का होमवर्क दिया था? 27. ठीक है, तो आज का होमवर्क है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर के 34 तक। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am.